जादुई शिमला मिर्च। महाराष्ट्र के पास एक गांव में मोहित नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। मोहित के पिता सब्जी बेचने का काम किया करते थे। वो हर रोज बाजार जाकर सब्जियां बेचा करते थे, मगर कभी कभी उनकी ज्यादा सब्जियां न बिकने के कारण उनका घर बड़ी मुश्किल से चल पाता था। वो गांव के घर में एक छोटे से कमरे में किराए पर रहा करते थे। उनका मकान मालिक बड़ा ही चालाक आदमी था। अगर वो किराया टाइम पर नहीं देते थे तो मकान मालिक पूरे गांव के सामने मोहित के घर वालों की बेइज्जती कर देता था। एक दिन मोहित के पिताजी सब्जी बेचकर बाजार से घर लौट रहे थे। तभी उनके सामने उनका मकान मालिक आ जाता है। अरे भाई, याद है ना, 1 तारीख आने वाली है। अगर इस बार भी किराया टाइम पर नहीं दिया ना तो याद रखना, घर से निकाल दूंगा और साथ ही गांव वालों के सामने बेइज्जती अलग करूंगा। हाँ भाई, मुझे याद है, तुम्हें इस बार किराया टाइम पर मिल जाएगा। इतना कहते ही मकान मालिक वहां से चला जाता है और मोहित के पिता भी अपने घर आ जाते हैं। मोहित के पिता को चिंता सताने लगी थी कि वो इस बार भी मकान मालिक का किराया टाइम पर दे पाएंगे या नहीं। इस महीने ज्यादा सब्जी न बिकने के कारण आमदनी बहुत कम हुई है। मोहित की कॉलेज की फीस भी देनी है और साथ में मकान मालिक का किराया भी। अगर इस बार मकान मालिक का किराया टाइम पर नहीं दिया तो इस बार वो हमें घर से बाहर निकाल देगा और मोहित के कॉलेज की फीस भी जरूरी है, नहीं तो उसका कॉलेज से नाम कट जाएगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं। आप इतनी चिंता मत करो जी, सब ठीक हो जाएगा। आप ही कहते थे ना कि हमें बस अपना कर्म करना चाहिए, बाकी सब ऊपर वाला देखता है। ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। उनका बेटा मोहित बहुत ही मेहनती लड़का था। पढ़ाई में भी वो उतना ही होशियार था। मोहित जब कभी भी फ्री होता था तो वो अपने पिता की मदद करने उनके साथ सब्जी बेचने चला जाता था। जब मोहित के क्लास के बच्चे उसे उसके पिताजी के साथ सब्जियां बेचते हुए देखते थे तो अगले दिन उसका कॉलेज में बहुत मजाक बनाते थे। अरे वो देखो, आ गया सब्जी बेचने वाला, आलू ले लो, प्याज ले लो। मोहित को उनकी बातों का बुरा तो लगता था, मगर वो उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। मोहित को कभी भी अपने पिता के साथ जाने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी, बल्कि उसे तो गर्व होता था कि उसके पिता उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। एक दिन मोहित अपने कॉलेज से घर लौट रहा था। उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे चमकती हुई चीज दिखती है। मोहित ये देखने उस पेड़ के पास जाता है। वो देखता है कि वहां पर एक शिमला मिर्च पड़ी है। वो देखने में कोई आम शिमला मिर्च नहीं लग रही थी, वो तो काफी ज्यादा चमक रही थी। ये शिमला मिर्च कितनी चमक रही है, बिल्कुल हीरे की तरह। ऐसी शिमला मिर्च मैंने पहली बार देखी है। हाँ, और देखोगे भी कैसे, क्योंकि मैं कोई आम शिमला मिर्च नहीं हूँ। क्या? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं कोई सपना देख रहा हूँ। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ मोहित, मैं सच में बोल सकता हूँ। तुम कोई सपना नहीं देख रहे। मैं एक जादुई शिमला मिर्च हूँ। अगर तुम मुझसे कुछ मांगोगे तो वो मैं पूरा कर दूंगा। मोहित सोच में पड़ जाता है, वो जादुई शिमला मिर्च से क्या मांगे। काफी देर बाद सोचने के बाद मोहित शिमला मिर्च को कहता है, मेरे पिताजी को कुछ पैसों की जरूरत है। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, जिससे मेरे पिता मकान मालिक का किराया भी दे दें और मेरे कॉलेज की फीस भी। जैसे ही मोहित जादुई शिमला मिर्च को ऐसा कहता है तभी उसके सामने पैसे आ जाते हैं। ये देखकर मोहित बहुत खुश हो जाता है। जब इन पैसों को मैं पिताजी को दूंगा तो पिताजी बहुत खुश हो जाएंगे। घर जाते ही मोहित उन पैसों को अपने पिता के हाथ में देता है।
मोहित के पिता जब इतने सारे पैसों को देखते हैं तो वो मोहित से कहते हैं, मोहित, इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए हो? क्या तुमने इन्हें कहीं से चुराया है? अरे नहीं पिताजी, मैंने इन पैसों को कहीं से नहीं चुराया, बल्कि ये पैसे तो मुझे इस जादुई शिमला मिर्च ने दिए हैं। अगर हम इस जादुई शिमला मिर्च से कुछ भी कहेंगे तो वो सच हो जाएगा। ये सुनकर मोहित के पिता को मोहित पर विश्वास नहीं हुआ। मोहित अपने पिता को विश्वास दिलवाने के लिए उस जादुई शिमला मिर्च को कहता है, जादुई शिमला मिर्च, मेरे माँ पिता को गुलाब जामुन बहुत ज्यादा पसंद है। हमारे सामने गुलाब जामुन आ जाएं। जैसे ही मोहित जादुई शिमला मिर्च को ऐसा कहता है, उसके सामने तुरंत गुलाब जामुन आ जाते हैं। ये देखकर मोहित के माता पिता चौंक जाते हैं। देखा, मैं आपको कहती थी ना कि ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कहती थी। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये भगवान का ही तो चमत्कार है कि मोहित को ये जादुई शिमला मिर्च मिली है। मोहित के पिता जब बाजार में सब्जी बेचने जाते तो जादुई शिमला मिर्च को अपने साथ ले जाते और जादुई शिमला मिर्च की मदद से उनकी सारी सब्जियां बिक जाती थी। ऐसा करते करते उनके घर के हालात धीरे धीरे सुधरने लगे और उन्होंने खुद का घर भी खरीद लिया और बाजार में उनकी ढेर सारी सब्जियों की दुकान खुल गई। वो रोज गरीब लोगों को पहनने के लिए कपड़े, खाना और पैसे देकर उनकी मदद किया करते थे। इस तरह वो अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगे। भोला, अरे ओ भोला, मेरा एक काम तो कर दो बेटा। वो दुकान से एक नमक की थैली तो ले आ। अरे हाँ अम्मा जी, अभी ले आता हूँ। भोला आगे बढ़ता है। अरे 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 भोला, कहाँ भागे जा रहे हो बेटा? ताऊ जी, कैसे हो आप? मैं वो दुर्गी अम्मा की नमक की थैली लेने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो ऐसा करना, मैंने बाजार में धन्ना लोहार की दुकान पर अपने औजार दिए हैं, आते समय वो भी ले आना। हाँ हाँ ताऊ जी, मैं ले आऊंगा। आगे चलते चलते, अरे भोला बेटा, कहाँ चल दिए सुबह सुबह? अरे सुनीता चाची, वो मैं दुर्गी अम्मा की नमक की थैली और लाला ताऊ के औजार लेने के लिए जा रहा हूँ। आपको भी कुछ चाहिए क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। आते समय मेरे लिए 1 किलो प्याज और 1 किलो मटर ले आना। ठीक है सुनीता चाची, मैं ले आऊंगा। भोला बाजार जाता है और वहां से सबका सामान लेता है और आते आते उसे बहुत देर हो जाती है। ये लो अम्मा, आपका नमक। हाँ, अब समय मिला तुम्हें। सुबह से दोपहर हो गई है और तू अब आ रहा है। हाँ, अब क्या करूं अम्मा, सिर्फ तुम्हारा ही काम नहीं था ना। लाला ताऊ के औजार लोहार की दुकान से उठाने थे और सुनीता चाची की सब्जी भी लानी थी, इसलिए इतना समय लग गया। ये लोग भी ना तुझसे ही अपना सब काम करवाते हैं, किसी ने खाने को तो पूछा भी नहीं होगा। चल आजा जल्दी, अब खाना खा के ही जाना। ठीक है अम्मा, जैसा तुम कहो। भोला 20 साल का एक लड़का था। उसके घर में उसके अलावा कोई नहीं था। भोला दिल का बहुत ही साफ था और बहुत ज्यादा ईमानदार था। गांव के सब लोग अपना काम भोला से करवाते, लेकिन काम के बदले न कभी एक वक्त का खाना देते और न ही कोई पैसा देते। उसी गांव में दुर्गी नाम की एक बूढ़ी अम्मा थी जो भोला को अक्सर खाना खिला दिया करती थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है। भोला की गांव में कुछ खानदानी जमीन थी, वो भी धोखे से उसके लाला ताऊ ने अपने नाम करवा ली थी। एक दिन भोला अपने खेतों में काम कर रहा था। देख भोला, ये जमीन अब मेरे नाम है, तो तू अब यहाँ खेती करना बंद कर दे। ताऊ जी, आप ये क्या कह रहे हो? अगर ये जमीन भी मैं आपको दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? और वैसे भी मैंने ये जमीन आपको कभी दी ही नहीं। अच्छा बेटा, आज बहुत जवान चल रही है तेरी, मैं अभी पंचायत बुलाता हूँ।
गांव में पंचायत बुलाई जाती है। दोनों तरफों की बात सुनी जाती है। भोला का लाला ताऊ जमीन के पेपर भी सरपंच को दिखाता है, जिसमें साफ साफ लिखा था कि ये जमीन अब लाला किशन की हुई। देखो भोला, चाहे ये जमीन पहले तुम्हारे नाम थी, लेकिन अब ये जमीन लाला के नाम कर दी गई है, और देखो इस पर तो तुम्हारा अंगूठा भी लगा है। पर ये कैसे हो सकता है सरपंच जी? मुझे सब याद है। मैंने ऐसे किसी पेपर पर कोई अंगूठा नहीं लगाया, और इस जमीन पर मैंने इतनी मेहनत करके मटर के बीज बोए हैं। इसके अलावा मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, क्योंकि अब तुमने वहां अपने मटर की खेती के लिए बीज बोए हैं, तो इस बार की फसल काट लो, उसके बाद तुम्हें ये खेत छोड़ना पड़ेगा। गांव के सब लोगों को पता था कि भोला के साथ लाला ने धोखा किया है, लेकिन अब कोई बोले भी तो क्या। भोला परेशान मन से अपने खेत में जाता है और अपने काम पर लग जाता है। कुछ ही दिनों में मटर की खेती तैयार हो गई थी। कितने अच्छे से अब सब पौधों पर फूल लगे हैं। बस अब मुझे आवारा जानवरों से अपने खेतों को बचाना चाहिए, नहीं तो एक ही दिन में सब कुछ तबाह कर देंगे। अब भोला रात को खेत में ही अपना बिस्तर लगाकर सोने लगा था। ऐसे ही एक दिन भोला खेत में सोया था, तभी उसे कुछ आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। लगता है आवारा जानवर इसी तरफ आ रहे हैं, तभी ये कुत्ते इतना भौंक रहे हैं। भोला उठता है और वो इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे एक हिरन दिखाई देता है जो उसके खेत में था। उसके पैर से खून निकल रहा था। अरे हे भगवान, ये क्या? इसके पैर में तो चोट आई है। भोला अपना कुर्ता फाड़ता है और उसके पैर पर बांध देता है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। अरे अरे ये क्या? तुम बोल सकती हो? तभी वो हिरन एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर भोला हैरान हो जाता है। मैं यहाँ रास्ता भटक गई थी, तभी इन आवारा कुत्तों ने मुझे देख लिया और मेरे पीछे पड़ गए। इनसे भागते भागते मेरे पैर में चोट आ गई थी। तुम बहुत अच्छे हो, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। भोला सारी बात उस परी को बताता है कि कैसे उसके ताऊ ने उसकी जमीन अपने नाम करवा ली। अब ये जमीन सिर्फ मटर की फसल खत्म होने तक ही उसके पास है। तुम चिंता मत करो, अब ये फसल कभी इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। तुम ये फसल के सूखने तक अपने खेत खरीद लोगे। तुम्हें नहीं पता परी जी, यहाँ जमीन बहुत महंगी है। मैं जमीन खरीदने तो क्या, ऐसा सोच भी नहीं सकता। अच्छा, तो तुम चिंता मत करो, अब से सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम जाओ और आराम करो, मैं भी अपने परीलोक चलती हूँ। भोला फिर से अपने बिस्तर पर आकर सो जाता है। जब सुबह होती है तो भोला खेत को देखकर हैरान हो जाता है। उसके खेत में बहुत अच्छे मटर तैयार हो गए थे। सभी पौधे मटर से भरे हुए थे। अरे ये क्या, इतनी जल्दी मटर तैयार भी हो गए हैं। लगता है परी ने अपना जादू दिखा दिया। भोला अपने खेत से मटर तोड़ता है और उस शाम को वो उन्हें मंडी लेकर जाता है, जिसके बदले उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। अब हर रोज भोला अपने खेत से मटर तोड़ता और उसे मंडी बेचने जाता। ऐसे ही दिन बीतते गए। भोला के खेत में इतने मटर लगने लगे कि भोला का उन्हें अकेले तोड़ पाना संभव नहीं था, इसलिए वो मटर तोड़ने के लिए मजदूर लगा लेता है। हर रोज इतने मटर तोड़ने पर भी मटर खत्म नहीं हो रहे हैं। आखिर उस परी ने इन पे कौन सा जादू कर दिया? अब तो मैंने अच्छे पैसे भी जमा कर लिए हैं। मटर की फसल तोड़ते हुए लगभग 1 महीना हो गया था, लेकिन अभी भी उसके खेत में एकदम हरे मटर थे। ऐसे ही 5 महीने बीत गए। अब तक भोला के पास काफी अच्छे पैसे जमा हो गए थे।
अब भोला उन पैसों से गांव में जमीन ले लेता है और उस पर अपने लिए अच्छा सा घर बनाता है और बाकी की जमीन पर वो और मटर के बीज बो देता है। इस बात का पता जब लाला ताऊ को लगता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे ये भोला कब से मेरी जमीन पर मटर लगाकर बैठा है, इसके मटर तो सूखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इन्हीं मटर को बेचकर इसने नई जमीन खरीद ली है और अपना घर भी बना लिया है। रात को जब अपने घरों में सब सोए हुए थे तो लाला ताऊ अपने औजार लेकर भोला के खेत में जाता है। आज इसकी सारी फसल को बर्बाद कर दूंगा। हाँ, जैसे ही वो मटर काटने लगता है तभी वहां एक बड़ा सा शेर आ जाता है और लाला ताऊ पर हमला कर देता है और उसे वहां से उठाकर जंगल ले जाता है। अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि लाला ताऊ का शरीर जंगल में मिला। किसी जंगली जानवर ने उसे बुरी तरह से नोचकर मार दिया था। तो देखा आपने, लालची और बेईमान लोगों के साथ अंत में बुरा ही होता है और मन के सच्चे और ईमानदार लोगों का भगवान भी साथ देता है।